वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2026 और 16 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको 15-16 मिनट की ये क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 15 जनवरी को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 80वां स्थान। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को किस संस्था द्वारा तैयार किया गया और ये कहाँ पर लॉन्च होगी? तो वर्ल्ड इलेक्ट्रोकल्चरल फाउंडेशन द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। राजस्थान की किस पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? बामनावास कांकर पंचायत। अपार आईडी के अंदर बनाने का देश में सबसे टॉप प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। तिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंदर महिला वर्ग के अंदर फाइनल किसने जीता? तो वो जीता है केरल ने। नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्काराज ने किस खिलाड़ी को जापान ओपन फाइनल में हराकर अपना 8वां खिताब जीता? तो ये रहा है किसको? टेलर फ्रिटेज को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। मंथली पीडीएफ भी मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। और इसमें आपको टेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। 2025 का पूरा मिलेगा और 2026 का भी पूरा आपको मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये जरूर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 16 जनवरी 2026 आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने, वर्तमान में आपको पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है किसको? ये मिला है महाराष्ट्र को। किसको मिला है? प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को। तमिलनाडु को मिला है दूसरा स्थान और तीसरा स्थान मिला है गुजरात को। ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से याद रखना। और कर्नाटक तो आपको पता ही है कि खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के अंदर कर्नाटक है वो ओवरऑल चैंपियन बना था। देखो, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 आई है। ये जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। बड़े राज्यों की श्रेणी में रैंकिंग देखें 2024 के अंदर महाराष्ट्र को मिला है पहला स्थान, तमिलनाडु को मिला है दूसरा स्थान और गुजरात को मिला है तीसरा स्थान। इसी के साथ दिल्ली को यहाँ पे 12वां स्थान मिला। इससे मेघालय, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ चैलेंजर श्रेणी के अंदर इसको रखा गया है। दिल्ली को 12वां स्थान मिला है। इसके अलावा जो भी मेघालय है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, इनके साथ इनको क्या है? चैलेंजर श्रेणी के अंदर इनको रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात क्षमता, नीतिगत ढांचे और तैयारी का आंकलन करना और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और को सुधार बढ़ावा देने की। जो भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनका जो निर्यात क्षमता है वो कितनी की है, नीतिगत ढांचे क्या चल रहे हैं, तैयारी का जो आंकलन है वो किस प्रकार है, इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए ये निर्यात जो तैयारी सूचकांक है उसके अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः
सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ये जितने भी एसआई वाले साथी जो तैयारी कर रहे हैं ना, लगभग मान के चलो दिसंबर और जनवरी का 2 महीनों का जो करंट है ना, अच्छे तरीके से घोट लेना भाई। मुझे पूरी उम्मीद है भी लगभग आरपीसी यहाँ से प्रश्न पूछेगी करंट अफेयर्स का। तो जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन है वो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, वो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। यानी कि ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित रहेगा। इसमें क्या मोबाइल एटीएम वैन होगा और ये किसके द्वारा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने वाला बैंक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जनवरी 2026 में। इस पहल का नाम है TGB ऑन व्हील्स। क्या नाम है, TGB ऑन व्हील्स इसका नाम। विशेष उपलब्धि, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया गया है। और ये आपसे पूछे कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः विधानसभा कौन सी है, तो वो है दिल्ली विधानसभा। ये भी आपको साथ में याद रखनी है। सतत और पर्यावरण अनुकूल बैंकिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उद्देश्य, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में निर्बाध एटीएम सेवाएं उपलब्ध करवाना। यानी कि जहाँ पे जो ग्रामीण दूरदराज वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पे क्या है, इस प्रकार की एटीएम सेवाएं उपलब्ध करवाना। बैंक शाखाओं से वंचित क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये इसका टारगेट है। तो याद रखना, ये भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल जो एटीएम वैन है वो कहाँ पे लॉन्च की गई, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। नासा के द्वारा आर्टेमिस सेकंड मिशन का संभावित लॉन्च समय क्या है। तो नासा के द्वारा लॉन्च होने जा रहा है आर्टेमिस सेकंड, ये इस मिशन का संभावित लॉन्च समय क्या है। हालांकि अभी तक पूरा क्लियर नहीं है भी इसी समय ये लॉन्च होगा। अभी तक ये संभावित माना जा रहा है कि ये फरवरी 2026 से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक इसकी संभावित माना गया है। तो नासा के द्वारा ये लॉन्च होगा। आर्टेमिस सेकंड मिशन है जो चंद्रमा से संबंधित है। यानी कि ये पहला मानवयुक्त मिशन है जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा। वहां पे लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि चंद्रमा के चारों ओर ये परिक्रमा करेगा। लेकिन इसकी तिथि मानी जा रही है फरवरी 2026 से। अगर फरवरी 2026 से नहीं लॉन्च होगा तो ये मार्च या अप्रैल तक इसको लॉन्च किया जाएगा। देखो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ये मिशन है आर्टेमिस सेकेंड, पहला मानवयुक्त मिशन जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा, वहां पे लैंडिंग नहीं करेगा। चालक दल, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। एक तो है रीड वाइजमैन, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं क्रिस्टीना कोच और चौथे हैं जेरेमी हैंसन। ये 4 जो अंतरिक्ष यात्री वो इसके अंदर जाएंगे। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करने और मंगल मिशनों की तैयारी के लिए मानव गहन अन्वेषण क्षमताओं का परीक्षण करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। फरवरी 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है, लेकिन तकनीकी या मौसम संबंधी कारणों से अप्रैल 2026 तक भी आगे बढ़ सकता है। यानी कि एकदम क्लियर नहीं है भी फरवरी 2026 के अंदर ही लॉन्च होगा। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि ये पहला मानवयुक्त मिशन है जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा। दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन शामिल हुए हैं। ये देखो अभी ताज़ा अभ्यास हुआ है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के तट पर है। और ये अभ्यास हुआ है 9 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और आज 16 जनवरी तक ये अंतिम दिन अभ्यास चलेगा। तो दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन शामिल हुए, तो वो ये, एक तो चीन, दूसरा है रूस, ईरान सहित कई सदस्य देश इसके अंदर शामिल हुए हैं। चीन शामिल है, रूस है, ईरान है, बाकी कई इसके साथ सदस्य देश भी शामिल है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। तो स्थान और समय, अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास ये अभ्यास हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के पास 9 से 16 जनवरी 2026। यह वह जगह है जहाँ पे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं, दोनों की जगह जहाँ पे वो महासागर मिलते हैं। इस अभ्यास में ब्रिक्स ब्लॉक के देशों के साथ चीन, रूस और ईरान समेत कई सहयोगी देश शामिल है और इसका जो नेतृत्व है वो चीन के हाथ में रहा है। यानी कि इस अभ्यास का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, चीन ने किया है। और इस अभ्यास का नाम क्या है, विल फॉर पीस 2026 इसका नाम है। उद्देश्य, दक्षिण अफ्रीका के अनुसार यह अभ्यास वैश्विक स्तर पर बढ़ते समुद्री तनावों के जवाब में एक महत्वपूर्ण कदम है माना गया। तो ये गजब का प्रश्न है। युद्ध अभ्यास एक प्रकार का है, विल फॉर पीस 2026 जो क्या है, ब्रिक्स जो ब्लॉक के देश हैं यानी कि चीन, रूस और ईरान सहित कई देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। अगला देखो, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और जापानी तटरक्षक बल जेसीजी के बीच 22वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन 14 जनवरी 2026 को कहाँ पे किया गया। ये देखो आपके सामने तस्वीर में,
भारतीय तटरक्षक बल के जो वर्तमान में 26वें महानिदेशक है वो है परमेश शिवमणि, और इनके साथ में थे जापानी तटरक्षक बल के महानिदेशक। तो इन्होंने 22वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी जो जापानी तटरक्षक बल के जो कमांडेंट है वो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। देखो, भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच 22वीं उच्च स्तरीय बैठक का 14 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। बैठक की शायद अध्यक्षता में अपने भारत की तरफ से हैं परमेश शिवमणि, और जापानी तटरक्षक बल के कमांडेंट है एडमिरल योशियो सागुची ने इसके अंदर भाग लिए है। तो दोनों के बीच में बैठक हुई है, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? ये आपको याद रखना है, यानी कि इसका मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है, इसके अब नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? तो वो बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में शत्रुजीत सिंह कपूर ये बन चुके हैं आईटीबीपी के, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। देखो, तारीख याद रखना, 14 जनवरी 2026 से इन्होंने पद संभाला। नियुक्त करने वाली संस्था है केंद्र सरकार। तो शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। इसी के साथ में प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आपके लिए कौन क्या की नई अपडेट आ गई। एक तो याद रखना, आईटीबीपी के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर और बीएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बन चुके हैं, और दोनों अधिकारी आईपीएस सेवा से संबंधित है। शत्रुजीत सिंह कपूर का जो कार्यकाल है वो रहेगा 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। और प्रवीण कुमार है, उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये बीएसएफ के महानिदेशक बन गए प्रवीण कुमार, और इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर बन चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीजीएचएस यानी कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई नई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? इस प्रकार का प्रश्न है ना, आरपीएससी हर लगभग एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकती है। तो याद रखना, इसका उत्तर होगा परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। क्या है? परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा है, वो इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीजीएचएस यानी कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका नाम परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। और वर्तमान में याद रखना, जो अपनी वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। और अब की बात ध्यान रखना, 1 फरवरी को अभी आ रहा है बजट। क्या आ रहा है? 1 फरवरी को बजट भी पेश होगा। तो 14 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नई स्वास्थ्य बीमा योजना परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च की है। यह योजना विशेष रूप से सीजीएचएस यानी कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए नियमित है, जिसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके परिवार भी शामिल है। इसका प्रकार एक वैकल्पिक या टॉप अप रिटेल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, जिससे सीजीएचएस के मौजूदा स्वास्थ्य कवरेज के अलावा भी इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा भी इसको ले सकते हैं। इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए और 20 लाख तक का सम इंश्योरेंस यानी कि बीमा कवर विकल्प उपलब्ध है, यानी कि 10 लाख की ओर है और 20 लाख तक का इसके अंदर बीमा करवा सकते हैं। तो बीमा कवरेज है। तो अभी परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए राकेश अग्रवाल। सीए कटप्पा को तीसरी बार भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो सीए जो कटप्पा है, इनको तीसरी बार भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है, वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन चलेगा 18 जनवरी तक। 18 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा। तो कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। ये तीनों के तीनों वन लाइनर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में ओवरऑल चैंपियन बनने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत और है कनाडा। ये काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखना, और इसके बारे में जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 16 जनवरी 2026 की। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, जरूर आप इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत जल्दी इसका एग्जाम आ रहा है नज़दीक। सीएटी के लिए भी अलग से आपके लिए करंट की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट है कर दी। तो ये तीनों कॉम्बो एक साथ आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। बस आप निश्चित तौर से मेहनत करो और अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।